जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स को, यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है, या 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका मारिया मचाडो। तो दोस्तों, वेनेजुएला देश की हैं मारिया मचाडो, तो इन्हें 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से अगर हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये लासजलो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, जो कि हंगरी के हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमो कितागावा, जो कि जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ओमार यागी, जो कि अमेरिका के हैं। इन तीनों को दिया गया है। इसी प्रकार से फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसमें पहला नाम है मैरी ब्रंको, जो कि अमेरिका की हैं, और फ्रेड रैम्सडेल, जो कि अमेरिका के हैं, और सिमोन सकागुची, जो कि जापान के हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अभी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। तो उन्होंने अपनी वसीयत 1895 में लिखी थी, और इस पुरस्कार की शुरुआत, यानी नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 से हुई थी। मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये 1969 से शुरू हुआ था। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ये सभी प्राइज़ 1901 से शुरू हुए थे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एशिया कप 2025 किसने जीता है। तो यहाँ पर हम क्रिकेट के एशिया कप की बात कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, इस बार का जो एशिया कप है ये T20 फॉर्मेट में हुआ था, और इसका आयोजन दुबई और अबू धाबी UAE में किया गया था। इसका शुभंकर था शेरू, जो कि एक टाइगर था। फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है, और भारत ने एशिया कप को 9वीं बार जीता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अभिषेक शर्मा को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड कुलदीप यादव को मिला है, और सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए थे, 17 विकेट। इस टूर्नामेंट में किन किन टीमों ने हिस्सा लिया था? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, UAE और पाकिस्तान। एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुई थी। इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, और अगला जो एशिया कप है वो 2027 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। तो मिस्र देश के खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को। तो दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि जो डिब्रूगढ़ है उसे असम की दूसरी राजधानी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस साल के पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे।
पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की अगर हम बात करें तो दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया था, ये तेलंगाना के थे। जस्टिस सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर को दिया गया था, ये चंडीगढ़ के थे। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया था, ये गुजरात की थी। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया था, ये कर्नाटक के थे। एम.टी. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत दिया गया था, ये केरल के थे। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया था, ये जापान के थे। शारदा सिन्हा जी को दिया गया था मरणोपरांत, इनका संबंध बिहार से था। इसके अलावा दोस्तों, पद्म भूषण विजेताओं की सूची भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे मनोहर जोशी जी का नाम है, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, इन्हें दिया गया था। विवेक देवराय को भी दिया गया था मरणोपरांत। इसके अलावा दोस्तों, पी.आर. श्रीजेश को दिया गया था, ये हॉकी के प्लेयर रहे हैं और इनका संबंध केरल से रहा। पंकज उधास को मरणोपरांत दिया गया था। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। साध्वी रितंभरा का भी नाम याद रखिएगा। और सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत दिया गया था, ये बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके थे। और शोभना चंद्र कुमार, इन सभी को पद्म भूषण मिला था। यहाँ पर कुछ पद्मश्री भी हैं, चूँकि 113 नाम है तो यहाँ पर 113 नाम की हम लिस्ट नहीं बताएंगे। कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं, जैसे अरिजीत सिंह को दिया गया था, अरुंधति भट्टाचार्य को, चंद्रकांत सोमपुरा को, हरविंदर सिंह को, आर अश्विन को दिया गया था, रामदरस मिश्र, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिलेंगी करेंट अफेयर्स की, जीके की, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की, तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है, ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर अप्लाई कूपन यूज करेंगे। तो कूपन कोड क्या यूज करना है? अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इस प्रकार से 11 विषय इसमें पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही विस्तार से। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा विक्रम। तो भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम है। तो अभी कुछ समय पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत में बना पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि ऐसा माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है। और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसको इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है विक्रम 32। ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच में अभी हाल ही में मैत्री अभ्यास आयोजित किया गया है और इस बार इसका 14वां संस्करण हुआ है, इसलिए इसका नाम मैत्री 14 है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बनारस घराना। तो बनारस घराने से संबंधित पंडित छन्नूलाल मिश्र का हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन 2 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर यूपी में हुआ है। वह बनारस घराने से संबंधित थे और अगर हम उनके संगीत की बात करें तो वो ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा, चैती और भजन गायन में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो उन्हें टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल कौन है? वो भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इन्हें टाइम पत्रिका की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है और इसकी मेडल टैली में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है।
मध्य प्रदेश ने 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। ओडिशा 10 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, केरल 7 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है ये डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसका शुभंकर था हिमालय किंगफिशर, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब खेलो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगिताएं इस साल आयोजित की गई हैं उनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था और पटना, गया, राजगीर यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। कुछ प्रतियोगिताएं दिल्ली में भी आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र इसका विजेता रहा है, यानी टॉप पर महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो लेह और गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ था। भारतीय सेना टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन घोगला बीच द्वीप में हुआ था। इसमें मणिपुर टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। अभी नवंबर में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है। अब ये ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। तो इसको विदर्भ ने जीता है। किसने दोस्तों? विदर्भ ने। तो विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके तीसरी बार ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2017-18 और 18-19 की ट्रॉफी भी विदर्भ ने ही जीती थी। इस बार का मुकाबला नागपुर में हुआ था। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया है। 2024-25 का जो ईरानी कप था वो किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। 23-24 का शेष भारत, 22-23 का शेष भारत और 19-20 का भी शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप जीता था। अगला क्वेश्चन है भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है। आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य। तो दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का 44वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल बन गया है। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 किले शामिल हैं जो कि मराठाओं से संबंधित हैं। तो इसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं, बाकी एक किला तमिलनाडु में है। तो 11 किले कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में? सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु में जो जिंजी किला है ये भी मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन बना है। आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। तो दोस्तों IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है ये सबसे स्मार्ट शहर बना है दुनिया का। दूसरे नंबर पर ओस्लो है, ये नॉर्वे में है। और तीसरे नंबर पर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। भारतीय शहरों की रैंकिंग की बात करें तो दिल्ली 104वें, मुंबई 106वें, हैदराबाद 109वें और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत 128वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसमें 176 देशों की रैंक लगाई गई है। इसमें भारत 128वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर है वो 53 रहा है। तो भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान 26वां रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। और जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो सिंगापुर पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे और आयरलैंड तीसरे नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है। वो बना है बालोद। और बालोद किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। CP राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो वह 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों CP राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था 2025 वाला, इसमें CP राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे V सुदर्शन रेड्डी उनको हराया था। और CP राधाकृष्णन NDA के उम्मीदवार थे। NDA मतलब भाजपा और उसके जो सहयोगी दल हैं वो उनका गठबंधन है। तो CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। CP राधाकृष्णन की बात करें तो वो इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। उनका जन्म 1957 में हुआ था तिरुपुर, तमिलनाडु में।
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, इन्हें 452 वोट मिले थे। वी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, इन्हें 300 वोट मिले थे। वोटों का अंतर था 152। और आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2025 का विजेता कौन है? अच्छा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ये याद रखिएगा। तो ये है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। तो इसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। ठीक है, इस बार इसका 134वां संस्करण आयोजित किया गया था और डूरंड कप का जो पहला संस्करण है ये 1888 में आयोजित किया गया था। तो सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है ये। तो 2025 में इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। उपविजेता रहा है डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। सबसे ज़्यादा जो गोल हैं और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो अलाउद्दीन अजाराई को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले गोवा में यूसीसी लागू था। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। तो यह कानून धर्म, लिंग की परवाह किए बिना लागू किए जाते हैं। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून बनाया जाता है। यूसीसी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कौन से 2 स्मृति चिन्ह जारी किए हैं? तो एक डाक टिकट जारी किया है और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है और इसके अलावा 100 रुपए का स्मृति सिक्का भी जारी किया है। तो जो 100 रुपए का सिक्का है उसमें आप भारत माता को देख सकते हैं। आरएसएस की बात करें तो इसकी स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में योगदान, अनुशासन, सेवा भाव और सांस्कृतिक जागरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये काफ़ी पुराना जनवरी का क्वेश्चन है, फिर भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका प्रबोवो सुबियांतो। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे प्रबोवो सुबियांतो, वो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो कुछ समय पहले इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये 2 शहर आप जरूर याद रखिएगा, इंदौर और उदयपुर। तो राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये दोनों शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। वेटलैंड शहर का मतलब है वह शहर जहां आर्द्रभूमि यानी दलदली जमीन होती है। अगला क्वेश्चन है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो ये प्रस्तावना लिखी है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा उनकी आत्मकथा का भारतीय संस्करण जारी किया गया है जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। तो इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस ने कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किया है, यानी कि जो आंत में कैंसर होता है उसके लिए एक वैक्सीन बनाई है। तो इस वैक्सीन ने ट्यूमर के आकार में 60 से 80% तक की कमी दिखाई है और इसके कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने को मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि कोलन कैंसर के लिए नई वैक्सीन किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार जो हैं वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है।
भारत चाइना की सीमा की सुरक्षा करना इसका प्रमुख काम होता है और ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन कहाँ आयोजित किया जाता है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो इस बार के पुरुष एकल के विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। उप विजेता यानिक सिनर रहे हैं जो कि इटली के थे। महिला एकल की विजेता एरिना सबालेंका रही हैं, ये बेलारूस की हैं। और उप विजेता अमांडा एनिसिमोवा रही हैं जो कि अमेरिका की। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। महिला एकल की जो प्रतियोगिताएं हैं वो 1887 से शुरू हुई थी। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। हर साल अगस्त सितंबर में यह आयोजित किया जाता है और ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन की यहाँ पर हमने बात की है। अब हम जितने भी इस साल के ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलग से क्वेश्चन नहीं बना है, यहीं पर हमने रिवीजन कर ली है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता जेनिक सिनर थे, ये इटली के हैं। महिला एकल की विजेता मेडिसन कीज थी, ये अमेरिका की थी। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज थे, ये स्पेन के थे। महिला एकल की विजेता कोको गॉफ थी, ये अमेरिका की थी। विंबलडन ओपन 2025 की बात करें तो पुरुष विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, ये इटली के थे। और महिला एकल विजेता एगा स्विएटेक रही हैं जो कि पोलैंड की थी। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन की विजेता हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 99.30% पहुँच गई है। तो उल्लास योजना के माध्यम से ये साक्षरता 99.30% पहुँच गई है। इससे पहले पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाले राज्य कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। और पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला केंद्र प्रदेश कौन है? लद्दाख। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने। तो दोस्तों मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है। और फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? तान्या शर्मा। अब जो मनिका विश्वकर्मा है ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है अब तक? सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में, हरनाज संधू 2021 में बनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। इस रेलवे लाइन के जरिए मिजोरम का जो संपर्क है वो दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से हो गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से भी जुड़ गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अल्बानिया। तो अल्बानिया देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है। इस मंत्री का नाम क्या है? डेला। यानी कि दोस्तों ये जो मंत्री नियुक्त किया गया है यह एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मंत्री है। तो इसका उद्देश्य है 100% भ्रष्टाचार मुक्त पब्लिक टेंडर प्रक्रिया और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस एआई जनरेटेड मंत्री को नियुक्त किया गया है अल्बानिया देश में। अगला क्वेश्चन है, प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा सीआईएसएफ। ठीक है, तो सीआईएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? प्रवीर रंजन बने हैं। अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य काम है परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डे, तेल रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र आदि की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो दलीप ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इसको किसने जीता है 2025 में? तो इसको जीता है सेंट्रल जोन ने। किसने जीता है दोस्तों? सेंट्रल जोन ने। तो सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हरा करके ये दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। सेंट्रल जोन की टीम ने 7वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है।
प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं सारांश जैन, जो कि सेंट्रल जोन के क्रिकेटर थे। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961 में हुई थी और यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन हो गया है और यह महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मोहनलाल को प्रदान किया गया है। तो मलयालम अभिनेता हैं मोहनलाल विश्वनाथन, तो उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल ही में दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें 2023 के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहली विजेता है इसकी देविका रानी। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक गोल्डन लोटस पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था ये वहीदा रहमान को मिला था। 2022 वाला मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, तो इनको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? आंसर हो जाएगा धोर्डो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को भारत के चौथे सौर ऊर्जा गांव के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया है। यह गांव अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और आपको याद रखना है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? मोढेरा, जो कि गुजरात के महसाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? आंसर हो जाएगा 474। अब इन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो राजनीतिक दल थे ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वो उनके नियमों को नहीं मान रहे थे, उन पर खरे नहीं उतर रहे थे। इसके कारण इन दलों को सूची से बाहर किया गया है। चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है भाग 15 में। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है 25 सितंबर 2025 को। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, इसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। इस प्रकार से भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 93 हो गई है। अब भारत सबसे अधिक रामसर साइट वाला एशिया का पहला और विश्व का तीसरा देश बन गया है। ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी कि अमेरिका का जो क्रिकेट बोर्ड था उसकी सदस्यता को निलंबित किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, क्योंकि जो यूएसए क्रिकेट नामक जो बोर्ड था, जो कि अमेरिका का क्रिकेट बोर्ड था, वो आईसीसी के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये सदस्यता निलंबित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क के कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकती है? आंसर हो जाएगा इसका ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनको एक्टिवेट कर सकती है। इस सामग्री का नाम क्या है? ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इसका 12th फेल को। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं और इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन थी? 12th फेल। बेस्ट एक्टर कौन थे? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? सुदीप्तो सेन। द केरला स्टोरी के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड द फ्लावरिंग मैन को मिला था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया था गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को।
बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MiG-21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है? तो भारत का एक लड़ाकू विमान था MiG-21, तो उसको अब फाइनली रिटायर कर दिया गया है 62 साल की सेवा के बाद। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान अब रिटायर हो गया है 26 सितंबर 2025 को। इसे दोस्तों टाइमलेस वॉरियर भी कहा जाता था। यह विमान 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और भारत की जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हैं वो इसी के द्वारा लड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? क्लीन एयर हेल्दी पीपल। सितंबर माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश में UPI भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा कतर। तो भारत ने कतर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत कर दी है। अब कतर में रहने वाले भारतीय नागरिक, पर्यटक और प्रवासी UPI के जरिए सीधे QR कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश कौन कौन हैं? भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और अब कतर बना है। तो इन सभी देशों में UPI पेमेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो जो होम बाउंड नाम की फिल्म है इसको भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भेजा है। तो यह जो फिल्म है ये नीरज घायवान की फिल्म है और इसका नाम क्या है? होम बाउंड। तो इसे 2026 के ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। ऑस्कर की बात करें या ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ये हर साल प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑस्कर 16 मई 1929 को मिला था। भानु अथैया पहली ऐसी भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर मिला था। दोस्तों 2025 के अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म थी अनोरा, बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस थी मिकी मेडिसन और बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर। इन सभी को आप नोट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बना रहा है? आंसर हो जाएगा धोलेरा, गुजरात में। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। GST की नई दरें कब से लागू हुई हैं? आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से। तो GST की नई दरें अब 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। तो अब GST में केवल 2 स्लैब रहेंगे, 2 प्रकार की दरें रहेंगी, 5% और 18% वाली। 12% और 28% के स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। तो इतना आप समझिएगा कि अब केवल 2 स्लैब हैं, 5% और 18% वाला। GST को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। तो देश में कई तरह के टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स को लगाने के लिए GST लागू किया गया था। भारत में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसलिए भारत में GST दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों वह जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। BCCI की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वो इसे बोला जाता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सचिव हैं देवजीत सैकिया। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर यानी मस्कट किससे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा क्लच,
मैपल और जायू, तो ये 3 शुभंकर लॉन्च किए गए हैं फीफा विश्व कप 2026 के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के लिए जो मस्कट बनाया गया है वो बनाया गया है क्लच, जो कि एक बाल्ड ईगल है। कनाडा के लिए शुभंकर बनाया गया है मैपल, जो कि एक मूस है। और मैक्सिको के लिए जो शुभंकर बनाया गया है वो बनाया गया है जायू, जो कि एक जगुआर है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाना है और इस बार इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा 41। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया गया था। 69 देश इसमें शामिल थे। टॉप पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर हांगकांग रहा है और भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन। तो भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने सिडनी थंडर फ्रेंचाइजी के साथ अपना एग्रीमेंट किया है। अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। अगला क्वेश्चन है, WHO ने नेपाल को किस बीमारी से फ्री घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका रूबेला। तो नेपाल को हाल ही में रूबेला बीमारी से फ्री घोषित किया गया है। रूबेला को जर्मन खसरा भी बोला जाता है और दोस्तों ये बीमारी अधिकतर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में होती है और ये रूबेला वायरस के कारण होती है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के म्यूजियम में किसकी पेंटिंग लगाई गई है? तो सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पराग जैन को, यानी कि रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन बने हैं। एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय के एरी सिल्क को हाल ही में GI टैग मिला है। हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों कजाकिस्तान में हिजाब को बैन किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो PM नरेंद्र मोदी जी को घाना की सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा रूस। दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन बना है, यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी है? आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों 2025 का जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट है वो आयोजित किया गया था इटली में, लेकिन अब 2027 वाला भारत में आयोजित होना है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप जरूर नोट करें। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में किया गया था और इसमें जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड मेडल, मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल और नूपुर सैरोन ने सिल्वर मेडल और पूजा रानी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, यानी कांस्य पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए हैं? तो 7 नए स्थल जोड़े गए हैं, यानी कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची होती है उसमें 7 नए नाम जोड़े गए हैं। इस प्रकार से संभावित सूची में कुल नामों की संख्या कितनी हो गई है? भारत की तरफ से 69 हो गई है। देखिए वो 7 नए नाम कौन कौन से हैं? तो डेक्कन ट्रैप्स जो कि महाराष्ट्र में है, सेंट मैरीज द्वीप समूह
की भूवैज्ञानिक धरोहर ये कर्नाटका में है, मेघालयन युग की गुफा ये मेघालय में है, नागा हिल्स ऑफियोलाइट ये नागालैंड में है, एरा मट्टी डिब्बालू ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाला हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है और वर्कला क्लिफ जो कि केरल में है। तो इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान। इन तीनों देशों के बीच में अभी हाल ही में फ्रीडम एज नामक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन साउथ कोरिया में हुआ है 15 से 19 सितंबर के बीच में। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरे का मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन है, शारदा हॉफमैन किस कला रूप की प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों वैशाली रमेश बाबू ने। ठीक है, तो 2025 फिडे ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। आयोजन 4 से 15 सितंबर के बीच में हुआ है। ओपन सेक्शन के विजेता रहे हैं अनीस गिरी जो कि नीदरलैंड के थे। महिला सेक्शन की विजेता रही हैं वैशाली रमेश बाबू और ये शतरंज से रिलेटेड प्रतियोगिता थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 38वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है? तो एक रक्षा समझौता यानी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इनके बीच हुआ है और इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। अगला क्वेश्चन है, गौरांग लाल दास किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? गौरांग लाल दास। मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार मिला है? आंसर हो जाएगा नागौर। तो राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम का एक भंडार मिला है और ये नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की जो रेबंत पहाड़ियां हैं वहां पर लिथियम का भंडार मिला है। ये खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के द्वारा की गई है। इसे भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जा रहा है। 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो सलाल हैमाना क्षेत्र था उसमें भी 59 लाख टन लिथियम की अनुमानित भंडार की पुष्टि की गई थी। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल और लैपटॉप बैटरियों तथा परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो द पिट को मिला है। किसे मिला है दोस्तों? द पिट को। तो 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का जो आयोजन है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था और इसके प्रमुख विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड द पिट को मिला था, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड द स्टूडियो को और सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज का अवार्ड एडोलेसेंस को मिला था। तो ये दोस्तों अवार्ड जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वें एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये टूर्नामेंट चाइना के हांगझोउ शहर में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबले में भारत को चाइना ने हराया था। तो गोल्ड मेडल चाइना ने, सिल्वर भारत ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है जापान ने। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीश चंद्र मुर्मू। तो श्रीश चंद्र मुर्मू RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा।
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो के सॉर्न वालकाट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह प्रतियोगिता टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैसॉर्न वालकाट ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने सिल्वर मेडल, और अमेरिका के कार्टिस थॉम्पसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। जबकि नीरज चोपड़ा इस प्रतियोगिता में 8वें नंबर पर रहे हैं। और भारत के सचिन यादव जो कि एक जेवलिन थ्रोवर हैं, उन्होंने अपने करियर का बेस्ट स्कोर किया है, बेस्ट प्रदर्शन किया है, और वो इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 86.27 मीटर का भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की है? तो अंडमान आइलैंड में ये खोज की गई है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह में भारत की पहली समुद्री प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। यह खोज विजयपुरम 2 नामक कुएं में की गई है, और यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस पाई गई है उसमें 87% मीथेन है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन की मात्रा अधिक होती है। इरफान अली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर हो जाएगा गुआना। गुआना देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इरफान अली बने हैं। और गुआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मार्क फिलिप्स। और राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली। गुआनीज डॉलर यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय मूल की जो जनसंख्या है वो लगभग 40% है। गुआना के पास प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये जो गुआना है ना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी एशिया कप 2025 पुरुष का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो हॉकी एशिया कप 2025 का मेजबान भारत था। राजगीर बिहार में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चैंपियन बना है भारत, चौथी बार इस खिताब को जीता है। उपविजेता साउथ कोरिया रहा है, तीसरा स्थान मलेशिया को मिला था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको मिला है? तो इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले, जबलपुर दूसरे, और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत है। 3 से 10 लाख वाली आबादी में पहले स्थान पर अमरावती, दूसरे पर झांसी मुरादाबाद, तीसरे पर अलवर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास पहले पर, वानू दूसरे, और तीसरे स्थान पर अंगुल है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताएं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पे मिलेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पर जाएंगे, बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। 2024-25 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है बैकेज 100। और दोस्तों आपको बता दें कि जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए।